हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसी चैनल पे हमारी फिजिकल एजुकेशन की रेगुलर क्लासेस होती हैं और अभी हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, जिनका और कोई एग्जाम है वो टॉपिक वाइज अपना अपना सिलेबस देख के, अपना टॉपिक देख के प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी विमेन इन स्पोर्ट्स। लाइक जो विमेन होती है वो स्पोर्ट्स में जब पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है और मैन और विमेन का पार्टिसिपेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो पहले लास्ट क्लास देख लो। ठीक है जी। और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एजिंग के बारे में। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं उनके बारे में अपन बेसिकली बात करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। थोड़ा सा आज मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको फील हो रहा होगा। तो थोड़ा सा आपको पता है कि अभी थोड़ा वायरल वगैरह का सीजन है, तो मैं भी इसकी चपेट में आ गया हूं। तो अभी अपन बात करने वाले हैं एजिंग के बारे में। एजिंग, ठीक है जी। एक चीज मुझे याद आ गई है कि अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे हमारे व्हाट्सएप के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अपडेट थोड़ा सा देना मुश्किल हो जाता है या फिर छूट जाता है देना। तो फिर आप क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है आप उसको प्रेस करो, ताकि बाई चांस अगर किसी ग्रुप पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अपन बात कर रहे हैं एजिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि एजिंग होती क्या है। तो कलेक्शन कलेक्शन ऑफ चेंजेस taking place over the course of life। मतलब एजिंग एक कलेक्शन ऑफ चेंजेस है, मतलब एक चेंज नहीं है, हमारी बॉडी में जो अलग अलग चेंजेस आते हैं उन सबका कलेक्शन है जो एक साथ चेंजेस आते हैं टेकिंग प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ। जैसे जैसे लाइफ आगे चलती है उस उसी तरह से क्या होता है, ये चेंजेस आते हैं, उसको बोलते हैं एजिंग। और थोड़ा सा सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। मतलब एज क्या है, एक प्रोसेस है ओल्ड होने की। ठीक है, बूढ़े होने की प्रोसेस आप बोल सकते हो। ठीक है। अब इसका एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल ये क्या है, बाई एज 70 organ system and organ functions diminish by 50%। अगर अपन एग्जांपल देखें, सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। एक बेसिक सा रूल है, ये क्या बोलता है कि 70, जब अपन 70 की एज होती है ना, ऑर्गन, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है
और जो उनके फंक्शंस होते हैं, ऑर्गन के फंक्शंस जो होते हैं, वो डिमिनिश हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। 50% तक वो क्या है, कम हो जाते हैं। 70 साल की एज तक 50% तक कम हो जाते हैं। ऑफ दैट ऑब्जर्व्ड एट द एज ऑफ 25। जो 25 की एज में जो अपन ने जो फंक्शंस अपन देखते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम अपन देखते हैं ना, वो 70 तक आते आते कितने कम हो जाते हैं, 50% तक कम हो जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो आता है कार्डियक आउटपुट, पल्मनरी फंक्शंस, ये मैंने आपको सब करवाया हुआ है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शंस क्या होते हैं। पल्मोनरी मतलब लंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, लंग्स के जो फंक्शंस है, लीवर, किडनी, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इन सब के जो फंक्शन है वो 50% तक डिमिनिश हो जाते हैं। एक चीज और है, जो एजिंग है ना, एजिंग, ये है, एजिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खराब प्रोसेस है, एजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जो लाइफ के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है वो होती ही है, ठीक है। प्रोसेस एज डिजीज एंड disabilities are disruptions। मतलब एजिंग तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जो डिजीज होती है, कोई भी बीमारी हो गई या कोई डिसेबिलिटी हो गई हमारे अंदर, वो क्या होता है, वो डिसरप्शंस है। वो मतलब वो एक तरह से प्रॉब्लम्स है, वो रुकावट है। एजिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिजीज होना, डिसेबिलिटी होना, ये प्रॉब्लम है, ये रुकावट होती है हमारी लाइफ की ग्रोथ के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमने एजिंग के बारे में कुछ बेसिक से चीजें जान ली है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजिंग। फिजियोलॉजिकल मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब अपन बेसिकली उन चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आएगा ना, वो आएगा स्केलेटल चेंजेस। स्केलेटल चेंजेस। तो स्केलेटल चेंजेस के अंदर जो स्केलेटल चेंजेस आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बोन से रिलेटेड बात हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा लॉस ऑफ कैल्शियम। जैसे जैसे हमारी एज होती है, बॉडी के अंदर जो बोन्स है उनके अंदर कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। वैसे पूरी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, लेकिन मेनली क्या होता है, कैल्शियम बोन्स के अंदर होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। लॉस ऑफ कैल्शियम, इसका मतलब क्या हुआ, लेस डेंस बोन्स, मतलब बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम हो गई है। इस बोन्स की डेंसिटी कम हो जाना एक तरह की, इसके अंदर एक बीमारी आती है, उसको बोलते हैं
ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो लॉस ऑफ कैल्शियम का मतलब डेंसिटी कम हो जाना बोन की, और ये एक बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। वेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोन्स इज रिड्यूस्ड। मतलब हमारी बॉडी की जो वेट बियरिंग कैपेसिटी होती है बोन्स की, हमारे बेसिकली हमारा जो वेट होता है वो कौन बियर करता है? वो करता है, वो बोन्स हमारी बियर करती है। तो उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ये भी इससे लिंक हो गया, वैसे कैल्शियम की कमी से ही ये जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो बोन्स आर वल्नरेबल टू फ्रैक्चर। मतलब वल्नरेबल मतलब कि फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं वल्नरेबल। ठीक है, तो वेट बेयरिंग कैपेसिटी कम हो गई और बोन्स, इससे क्या हुआ? जैसे बूढ़े लोगों में क्या होता है, जल्दी फ्रैक्चर होता है, जैसे गिरेंगे, या कभी कभी क्या होता है, जिनका वेट ज्यादा होता है ना, जिन लोगों का, तो ओल्ड एज में क्या होता है, उनकी शिन में वैसे ही स्ट्रेस फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, या इस तरह के फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी वो है कम हो गई है। और क्या है? थिनिंग ऑफ द वर्टिब्रे। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, मतलब पतली होगी। कैसे? मान लो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अब अब जो यहाँ का जो कैल्शियम है ना, वो यहाँ साइड से क्या होता है, खत्म होने लग जाता है यहाँ से। ठीक है, मतलब ये खत्म हो गया साइड का कैल्शियम। ठीक है, मान लो पहले मोटी है, अब क्या होगा, कैल्शियम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या हो रही है, ये पतली होती जा रही है। ठीक है, तो एक ये चीज आ गई, थिनिंग ऑफ दी वर्टिब्रे। रिडक्शन इन हाइट। जैसे जैसे एज होती है तो देखना आप, बूढ़े लोगों की हाइट जो है ना वो नॉर्मल से थोड़ी कम होने लग जाती है। वो क्यों होती है? अब हाइट का भी रिलेशन जो मेनली जो देखा जाता है ना, वो वर्टिब्रल कॉलम में देखा जाता है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगेन ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम है। एक तो मैंने एक दो थिनिंग वाला जो चीज मैंने बताई थी वो भी इसके अंदर काम करता है, क्योंकि यहां से क्या होगी, थिन हो गई। दूसरा क्या होता है, जो यहाँ पे ये गैप है ना, ये कम होने लग जाता है, मतलब सारी, अब ये इतना इतना गैप है ना इसके अंदर। अब ओल्ड एज में क्या होता है, ये बहुत पास आ जाती है, ऐसे घुस जाती है एक दूसरे के अंदर। तो क्या हो गया, हाइट कम हो जाएगी। और देखते हैं। पोस्चरल चेंजेस। ओल्ड एज में क्या होता है, पोस्चर भी चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखा हो ना, जैसे किसी के कुबड़ निकल जाती है ना, बहुत ज्यादा ऐसे झुके रहते हैं कुछ लोग, है ना। तो वो क्यों होता है, ओल्ड एज में जो हमारे बोन्स में जो प्रॉब्लम होती है उनकी वजह से होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे स्केलेटल से जो संबंधित जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में अपन ने बात कर ली है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद में आते हैं हमारे नंबर 2, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस।
कार्डियोवास्कुलर चेंजेस समझ गए होंगे आप कि ये हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। इसमें देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले एट्रोफी, एट्रोफी इन कार्डियक मसल्स। एट्रोफी का मतलब क्या होता है? मतलब जो मसल का मास जो है वो कम हो गया है, ठीक है, तो एट्रोफी हो गई है, मसल का मास कम हो गया, सीधी सीधी बात। इसके बाद लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन आर्टेरियल वॉल्स। जहां से आर्टरीज, जहां से हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, वो वाली वेसल्स को हम आर्टरी बोलते हैं। तो आर्टरी की जो वॉल्स जो होती है, दीवार होती है, ये क्या होती है? ये स्टिफ हो जाती है, ये इलास्टिक उतनी नहीं रहती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कम हो जाता है। रिड्यूस्ड, इससे क्या हो गया? कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो फिर रिड्यूस्ड स्टेमिना। अब मैं आपको ये चीजें नहीं बता रहा हूं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें है और अपन ने पिछली जो क्लासेस हमारी हुई है उनमें इन सब के बारे में बातें कर ली है, ठीक है। तो अपन इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर चेंजेस अपन ने देख लिए हैं। अब देखते हैं आगे और क्या है। अब देखेंगे नंबर 3 पे, जो आते हैं हमारे रेस्पायरेटरी चेंजेस। रेस्पायरेटरी चेंजेस जो हमारे ब्रीदिंग से संबंधित जो भी चेंजेस होते हैं। लंग टिश्यूज एंड एयरवेज बिकम्स लेस इलास्टिक। जो हमारे लंग्स के जो टिश्यूज है और जो हमारे एयरवेज है, जैसे ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योल्स है, जहां से पूरा वो जो एयर है वो हमारे लंग्स में आती है, जिस रास्ते से, वो जो एयरवे है और जो लंग्स, पूरा हमारे लंग्स के जो टिश्यूज है वो क्या होते हैं? कम इलास्टिक हो जाते हैं। कम इलास्टिक होंगे मतलब कम फैलेंगे वो, है ना। इलास्टिसिटी कम है तो फैलेंगे नहीं, उतना उतना नहीं फैलेंगे, तो एयर हमारे लंग्स में क्या होगा? कम आएगी, ठीक है। चेस्ट वॉल स्टिफनेस, वही बात है। लंग्स और एयरवे जो है वो कम इलास्टिक हो गया। हमारे चेस्ट की जो वॉल है, मतलब हमारे लंग्स के ऊपर जो एक कवरिंग होती है, वो क्या होगी? वो भी स्टिफ हो गई। तो वो स्टिफ हो गई तो वो भी नहीं फैलेगी। इससे फिर वही बात, हवा जो एयर है वो कम आएगी लंग्स के अंदर। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन अपटेक एंड एक्सचेंज। मतलब जो ऑक्सीजन का जो अपटेक है, मतलब ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी। और एक्सचेंज जो होता है, CO2 के बदले जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं, वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और क्या है? एट्रोफी
इन rib muscles results in reducing breathing ability and expel CO2 and कफ। कफ भी तो हम ब्रीद करके या फिर हम जोर से जब खांसते हैं उस वैसे ही तो हम कफ को रिमूव करते हैं ना हमारी बॉडी से, तो वो कम हो जाएगा। और जो CO2 वो है वो भी बाहर अपन अच्छे से एक्सपेल नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। एक चीज हो जाती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ओल्ड एज में क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अपर पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है, इन्फेक्शंस ज्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। डिक्रीज्ड सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। जो लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो जाता है। कैसे? नहीं तो क्या होता है, जैसे लंग्स अपन ने बात की है लंग्स के बारे में, मान लो ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे फोल्ड्स होते हैं ऐसे, ठीक है। यहां से मतलब ये रास्ता आ रहा है जो अब हर कहीं क्या होते हैं, ऐसे फोल्ड से बने होते हैं। ये एकदम ऐसे सीधे नहीं होते, थोड़े ऐसे 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 फोल्ड के साथ ये लाइंस जो है वो होती है। इससे होता क्या है, जो ऑक्सीजन है या कोई भी गैस जो है ना, वो कम, मतलब जगह तो इसने भी इतनी ली और इसने भी इतनी ली, लेकिन इसका क्या हुआ, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ना ऐसे, ये लंबी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस जो है वो ज्यादा कैरी कर पाएंगे हमारे लंग्स, ठीक है। तो ये जो आ, इसका जो सरफेस एरिया है ना ये कम हो जाता है। ये फोल्ड्स है ना इतने मतलब थोड़े स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने की वजह से क्या होता है, ये थोड़े ऐसे ऐसे ही हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर जो है वो अपन नहीं ले सकते। ये हो गए हमारी रेस्पिरेटरी चेंजेस। इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 पे आते हैं, मस्क्यूलर सिस्टम चेंजेस। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसमें बेसिकली दो चीजें होती है, एक तो है मसल एट्रोफी, मतलब मसल मास का कम हो जाना। इससे क्या होगा, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड, जो मसल की जो टोन होती है ना, और जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। और क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मसल टिश्यूज विद विद फैट डिपॉजिट्स। फैट डिपॉजिट्स मतलब जो हमारे मसल्स के जो टिश्यू होते हैं ना वो खत्म होने लग जाते हैं एक तरह से। एट्रोफी हो गई, एट्रोफी से क्या हुआ, मसल के टिश्यू तो क्या हुआ, कम हो गए, और वहां पे क्या होने लगा, फैट डिपॉजिट होने लग गई, ठीक है। तो ये दो मेजर चेंजेस आते हैं मस्कुलर सिस्टम के अंदर। और देखते हैं चेंजेस इन
स्किन, हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? तो स्किन, और स्किन को ध्यान रखना डर्मिस भी बोलते हैं, डर्मिस, डर्मिस थिन्स बाय 20%, मतलब 20% तक क्या होती है, जो स्किन जो है वो पतली होने लग जाती है। ठीक है, ये अपन ने नोटिस किया होगा, जो ओल्ड लोग होते हैं उनकी स्किन क्या होती है, पतली होने लग जाती है। लेस ब्लड सप्लाई, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन में जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है। और क्या है? लॉस ऑफ अंडरलाइंग फैट लेयर्स, जो स्किन के नीचे जो फैट की लेयर्स होती है ना, वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। तभी देखना बूढ़े लोगों की स्किन में क्या होता है, रिंकल्स, ऐसे क्या होता है, दाने, मतलब दाने नहीं बोलेंगे, ऐसे धारियां सी, और ऐसे रिंकल्स बोलते हैं उनको, तो रिंकल्स आने लग जाते हैं। तो एक तो क्या हो गया, लॉस ऑफ अंडरलाइंग फैट लेयर्स, एक है ऑयल ग्लैंड्स, जो ऑयल जहां से हमारी स्किन को सॉरी, हमारे स्किन को नरिशमेंट के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी स्किन के नीचे क्या है, ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती रहती है। तो वो जो ऑयल की ग्लैंड्स है वो रिड्यूस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और क्या होता है? एंड कोलेगन, तो ये चीजें होने लग जाती है। इससे क्या होता है? कॉजिंग रिंकल्स एंड रिड्यूस्ड रिड्यूस इलास्टिसिटी, रिंकल्स आ जाएंगे और इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर एक वर्ड आया है कोलेगन, तो कोलेगन क्या होता है? इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे। कोलेगन क्या होता है, एक, ये समझ लो आप, सीमेंट का काम करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनको आपस में सीमेंट की तरह क्या करता है, जोड़े रखता है कोलेगन। हर सेल के बीच में कोलेगन की मात्रा पाई जाती है। अगर इसको लिखना है तो अपन ऐसे लिखेंगे, ए सीमेंट लाइक प्रोटीन दैट होल्ड्स सेल टुगेदर, मतलब सेल्स को आपस में होल्ड करके रखता है। एक सीमेंट के जैसा एक प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखना आप। कोलेजन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्किन के अंदर एक और है चीज, वो भी देख लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं। अब अपना स्किन का ही पार्ट चल रहा है। एक होते हैं एज स्पॉट्स, इनको बोला जाता है एज स्पॉट्स। एज स्पॉट्स क्या होते हैं? ड्यू टू एज स्पॉट्स ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन, मेलानिन आपने सुना होगा कि हमारी स्किन का जो डार्क जो कलर होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। तो ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को डार्क कलर देता है। और उनको जो डार्क कलर्स, मतलब डार्क स्पॉट्स जो आ जाते हैं हमारी स्किन पे जगह जगह पे, उनको बोलते हैं एज स्पॉट्स। ठीक है,
अब एक है मेलानिन और एक होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूं स्टार लगा के, एक होता है मेलानिन, एक होता है मेलेटोनिन। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेलानिन क्या होता है? मेलानिन हाइपोथैलेमस गिव्स, मेलानिन जो है वो गिव्स डार्क कलर टू टू द स्किन, डार्क कलर देता है हमारी स्किन को। प्रोड्यूस्ड बाय मेलानिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, मेलेनो मेलानोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो इसको प्रोड्यूस करती हैं। और ये मेलानोसाइट्स कौन प्रोड्यूस करता है? यहीं पे लिख रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और एक जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये क्या करता है? मेलेनोसाइट प्रोड्यूसिंग हार्मोन ये रिलीज करते हैं। इनकी वजह से जो मेलेनोसाइट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? मेलेनिन को। ठीक है, तो मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगी मेलेनिन को, और मेलेनोसाइट्स को एक्टिव कौन करेगा? मेलेनोसाइट प्रोड्यूसिंग हार्मोन। और इस हार्मोन को रिलीज कौन करेगा? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मेलेटोनिन की। तो मेलेटोनिन जो है प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड मेंटेन स्लीप वेक साइकिल ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्लीप वेक, कब जागना है, कब उठना है, कब सोना है, वो जो साइकिल है उसको कौन मेंटेन करके रखता है? मेलेटोनिन। और जो कौन प्रोड्यूस करता है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो मेलेटोनिन जो है वो पीनियल ग्लैंड से संबंधित है, मेलेनिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से और हाइपोथैलेमस से संबंधित है। मेलेनिन का काम है स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके रखना, मेलेनिन का काम है हमारी बॉडी को डार्क स्पॉट्स मतलब डार्क कलर देना। ठीक है, तो ये हमारी दो चीजें अपन ने देख ली। और देखते हैं आगे। अब इसके बाद आता है एक टॉपिक एजिंग के अंदर ही है, जो वो है हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल क्या होता है। लाइफ स्टाइल, तो अगर लाइफ स्टाइल को बहुत ही सिंपल वे में अगर बोलना हो तो लाइफ स्टाइल का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल। अब इसकी थोड़ी सी अपन डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। ए सेट ऑफ
एटीट्यूड्स, हैबिट्स और possessions associated associated with an इंडिविजुअल। एक किसी भी इंडिविजुअल के जो एटीट्यूड है, उसका हैबिट है, या फिर उसकी कोई भी पजेशंस है, मतलब किसी भी तरह की आदत जो वो रखता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइफस्टाइल। ठीक है, सीधा सा बोले तो वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। अब इसी के अंदर आता है लाइफस्टाइल, अपन ने देख लिया, अब है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या होता है? तो मेकिंग चेंजेस इन वंस लिविंग। अब लाइफस्टाइल तो जीने का तरीका हो गया, वे ऑफ लिविंग। अब उस जीने के तरीके में कुछ चेंजेस लाने होते हैं, कुछ मतलब ये हमारे बॉडी को सही रखने के लिए, मान लो, है ना, अच्छे के लिए जो अपन चेंजेस लाते हैं हमारी बॉडी में, उनको बोलते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसको और अच्छे से देखते हैं। बाय मैनेजिंग योर लाइफस्टाइल, मैनी डेथ्स, पेन, या कोई भी सफरिंग जो होती है, सफरिंग्स, कुड बी प्रिवेंटेड। डेथ, डेथ को भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल को अपन अच्छा रखेंगे तो हमारी डिजीज वगैरह नहीं होगी, तो डेथ डेथ भी कम हो जाएगी, पेन जो होता है वो कम हो जाएगा, सफरिंग, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो जाएगी, या उनको अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्या है? डिजीज लाइक कार्डियक डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक और एंड ओस्टियोपोरोसिस, और भी है इसके अंदर, डायबिटीज, इमोशनल डिसऑर्डर्स, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। तो कौन कौन सी डिजीज है जो लाइफस्टाइल से संबंधित है? आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस कौन कौन सी होती है। तो कार्डियक डिजीज जो होती है, कैंसर, स्ट्रोक, जो ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है ना, तो स्ट्रोक है, ओस्टियोपोरोसिस बोन से संबंधित, मैंने बता दिया आपको, कैल्शियम की कमी, और डायबिटीज, इमोशनल डिसऑर्डर्स, अपने इमोशंस को अपन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। और देखते हैं,
अब अपन कुछ टिप्स देखेंगे जिससे अपन लाइफस्टाइल को मतलब मैनेज करके रख सकते हैं। टिप्स टू मैनेज लाइफस्टाइल, कैसे मैनेज किया जाता है अपने लाइफस्टाइल को। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, अपन को पता भी होगा ये। स्ट्रेच स्ट्रेच अ लिटिल इन मॉर्निंग। सुबह उठ के थोड़ा सा क्या करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इनके बारे में अपन ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ वैसे नहीं है, हार्ड नहीं है। मेक योर प्लेट मोर कलरफुल। मेक योर प्लेट मोर कलरफुल, इसका मतलब क्या हो गया? फूड एंड वेजिटेबल्स ऑफ ऑल कलर्स। कलर्स बोलो या फिर टाइप्स, हर तरह के फूड, फ्रूट और वेजिटेबल्स, हर तरह के फूड खाना और वेजिटेबल्स हमें अपने डाइट में रखने चाहिए। नेवर मिस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग करना छोड़ दो। हाइड्रेट योर सेल्फ, खुद को मतलब पानी पीते रहो, बार बार हाइड्रेट रखो। स्विच ऑफ द इडियट बॉक्स। अब ये इडियट बॉक्स का क्या मतलब है? मतलब टीवी, मोबाइल, ठीक है, इनको बोलते हैं इडियट बॉक्स, इनको स्विच ऑफ कर दो, इनका यूज मत करो। लाफ लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह खुल के हंसना है। चेक योर बीएमआई, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, हमारा वेट है, उसको चेक करते रहो। स्लीप वेल, अच्छे से सो। एक यहां पे लिख देता हूं, लर्न टू ब्रीथ प्रॉपरली, अच्छे से सांस लेना सीखना है हमें। क्या होता है, जो ब्रीदिंग है एक अनकॉन्शियस टाइप की प्रोसेस होती है, लेकिन हम क्या है, ब्रीदिंग भी अच्छे से नहीं करते हैं। ब्रीदिंग अच्छे से करने का मतलब क्या हो गया कि ब्रीदिंग जो है वो डीप होनी चाहिए, बहुत शांत ब्रीदिंग होनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन करते टाइम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, बहुत डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। तो ब्रीदिंग इस तरह से होनी चाहिए, बहुत मतलब डीप, पूरा लंग्स फिल अप हो जाना चाहिए ब्रीदिंग से, ठीक है। तो लर्न टू ब्रीद प्रॉपरली। और और क्या कर सकते हो आप, प्रैक्टिस योगा। और योगा क्या करता है, आपकी जो फिजिकलिटी है, आपकी मेंटेलिटी है, इन सबको मेंटेन करके रखता है एक साथ, ठीक है। ब्रीदिंग वगैरह सब योगा में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है जी। तो ये कुछ अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के टिप्स देख लिए। अब एक इसके अंदर एक और टॉपिक आ जाता है, वो भी देख ही लेते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा मतलब ये इंटर रिलेटेड से ही टॉपिक है और बहुत बेसिक से हैं, आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा, बट फिर भी इनको कवर करना जरूरी है, ठीक है।
अब एक चीज आती है हेल्थफुल एजिंग। हेल्थफुल एजिंग क्या है ये? एक्चुअल में क्या है, ये एक WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक कॉन्सेप्ट है हेल्थफुल एजिंग। ये बोलता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन अगर इसकी देखें, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द फंक्शनल abilities that enables well-being in ओल्ड एज। मतलब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जैसा ही है, बस ये क्या है, एजिंग से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड हो गया कि एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब ऐसी प्रोसेस है, ऐसी आदतों को अपनाने की जिससे क्या होता है, ओल्ड एज में जो वेल बीइंग, मतलब ओल्ड एज में इंसान क्या रहे, अच्छे से स्वस्थ रह पाए, हेल्दी रह पाए, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं हेल्थफुल एजिंग। और ये कॉन्सेप्ट दिया है WHO ने। WHO फोकस्ड फ्रॉम 2015 टू 2030, मतलब 2015 टू 2030 तक WHO का जो फोकस है वो हेल्थफुल एजिंग की तरफ है। इससे पहले जो 2015 से पहले जो WHO का फोकस था वो हेल्थफुल एजिंग की जगह क्या बोलते थे, अगर अपन बात करें प्रीवियस फोकस की तरफ, या WHO का जो प्रीवियस फोकस था वो क्या था, एक्टिव एजिंग। तब मतलब एक ही चीज है, पहले इसको एक्टिव एजिंग बोला जाता था, अब WHO ने इसको कर दिया हेल्थफुल एजिंग। ठीक है। अब ये जो एक्टिव एजिंग है, ए पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप्ड इन 2002 में WHO ने ये फ्रेमवर्क बनाया था एक्टिव एजिंग का। फिर 2015 में इसको क्या कर दिया, हेल्थफुल एजिंग, जो 2030 तक, हाँ 2030 तक इसको रखना है, इनका फोकस रहेगा इस चीज के ऊपर। अब हेल्थफुल एजिंग के लिए भी अपन थोड़ा सा टिप्स देख लेते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसी सी टिप्स है ये भी, जो अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में देखी थी वैसी ही है। टिप्स फॉर हेल्दी एजिंग, अच्छे से अपन एज कर पाए, अच्छे से ग्रो कर पाए, उसके लिए टिप्स है। सबसे पहले आता है लिव एन एक्टिव लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, ईट हेल्दी, ये भी अपन ने बात कर ली थी वहीं पे ही। उसके बाद स्टे कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड मतलब सोसाइटी से कनेक्ट रहना है, मतलब गुड रिलेशनशिप्स, गुड रिलेशनशिप्स, सबके साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं। और क्या है, स्टिक टू स्लीप, वही स्लीप वेल वाली बात है, अच्छे से सोना है।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक। स्टे ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक मतलब है कि उम्मीदें रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, लाइफ से कभी उम्मीदें नहीं हारनी है। और इसको बोल सकते हैं नो स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है। और क्या है? मेंटेन योर ब्रेन। ये एक्चुअली क्या है, मतलब जो ओल्ड एज में जो दिक्कतें आती हैं उनके लिए टिप्स है, मतलब ओल्ड एज में हेल्दी रह पाए इंसान, उनके लिए टिप्स है बेसिकली। लर्न न्यू थिंग्स, मेंटेन योर ब्रेन। मतलब ओल्ड एज में क्या होता है कि अगर इंसान बैठ गया ना, अगर कुछ सीख नहीं रहा है, ठीक है, अगर बैठा है खाली, तो फिर ओल्ड एज में बहुत दिक्कत आती है उस इंसान को। लेकिन अगर कोई सीखता जा रहा है, नई नई चीजें सीख रहे हैं ओल्ड एज में भी, तो फिर क्या होता है, मतलब ये मान लो कि एजिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत इजी हो जाती है। टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ की जो जिम्मेदारी है वो खुद को लेनी है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है जहां तक हो सके। सेलेक्ट सप्लीमेंट्स। कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे एज करते हैं तो वो आपको लेने हैं, जैसे कि कैल्शियम है ना, D3 भी है, या इसको विटामिन डी बोल लो, विटामिन डी बोल लो। B6 विटामिन होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। B12 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ओल्ड एज में काम आती है। आज थोड़ा सा मतलब तबीयत खराब होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मैंने आपको जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आपको बता दी हैं, आप नोट कर ही रहे हो साथ साथ में। ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्स में आ गया हमारा कैल्शियम, बोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, तो ये हो गया। B6 का आप मुझे कमेंट में बताओगे कि विटामिन B6 और जो B12 है, ये इन दोनों का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, ये आप अभी के भी मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हो कि नहीं हो। ठीक है, तो B6 और B12 का आप मुझे बताओगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी में। ये अपन ने हेल्दी हेल्थफुल एजिंग के बारे में अपन ने जान लिया है, बेसिकली अपन ने एजिंग को कवर कर लिया है। अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा थेराप्यूटिक मोडेलिटीज एंड रिहेबिलिटेशन। इंजरी के बाद जो रिहेबिलिटेशन होता है उनमें जो कुछ मोडेलिटीज काम में आती है, कुछ इक्विपमेंट्स काम में आते हैं, कुछ मेथड्स काम में आते हैं, तो उनका क्या यूज होता है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी आज की ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि मैंने आपको बताया था क्लास के शुरू में ही, ताकि आपको सारे जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें। अगर कोई भी टेक्निकल इशू हो जाते हैं किसी भी ग्रुप पे कुछ भी, तो आपको एटलीस्ट यूट्यूब की तरफ से आपको जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है जी। बाकी हमारे जितने भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं, हमारे जो ग्रुप्स हैं, वहां पे हमें ज्वाइन कर लो। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।